आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। पिछले वीडियो में आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है और उसकी कमियों को जाना था। यानी आपने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन पढ़ा था। इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर नील्स बोर का परमाणु मॉडल, यानी नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं दी। इलेक्ट्रॉनों के घूमने के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी। उन परिकल्पनाओं या सिद्धांत को नील्स के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी कि वह परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कमी रह गई, नहीं क्लियर कर पाए, नहीं समझा पाए। उनको दूर करने के लिए नील्स बोर आए, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। नील्स बोर 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। परमाणु संरचना का परिष्कृत मॉडल प्रस्तावित किया जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत की ओर पहला कदम है। नील्स बोर, इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो विभिन्न आवृत्ति की कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कहां लगाता है? विभिन्न आवृत्ति। आप देख रहे हैं कि कोई परमाणु है, एक परमाणु है। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान बीज केंद्रक में केंद्रित रहता है, उसको न्यूक्लियस कहा। यहां पर प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ये धनावेशित होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा, लेकिन उनकी ऊर्जा के बारे में, वो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में नहीं बता पाए। वो कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो निश्चित आवृत्ति की कक्षाओं में वो चक्कर लगाता है और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर घूम रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, ये चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ये नाभिक है, ये प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर और चतुर्थ। इन स्तरों को हम कक्षाएं भी कहते हैं। नील्स बोर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ ही कक्षाओं में चक्कर कर सकते हैं, जिन्हें हम निश्चित विविक्त कक्षाएं या कक्षा कहते हैं। इनमें प्रत्येक स्तर कक्षा में निश्चित ऊर्जा होती है और उन्हें हम ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कवच या यथावर अवस्था भी कहते हैं। निश्चित आवृत्ति की कक्षाएं। किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बाहर की ओर जाते हैं, यानी ये पहली कक्षा,
दूसरी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये फिर चौथी कक्षा, या इन्हीं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में नील्स बोर ने कहा है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। कैसे 2n² के बराबर होती है? 2n², देख रहे हैं। अब यदि हम पहली कक्षा देखें, पहली कक्षा में n का मान कितना रख लें? 1 रख लें। n का मान कितना रख लें? 1, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा? 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगर हम दूसरी कक्षा देखें, यानी 2n² में n के स्थान पर कितना रखें? हम 2 रखें। तो जब 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 का वर्ग, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 का वर्ग कितना करेंगे? 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग है 2 दूनी 4, बराबर कितना हो जाएगा? 8, है ना। 2। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n², ठीक है। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देखेंगे। फिर इसमें 2n² बराबर 2 गुणा 3 बराबर कितना? 2 गुणा 3 का 9 दूनी 18, 2 8 18 32। इस तरह से ये क्या चलेगा? यानी इन्होंने परमाणु के चारों ओर किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में या 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षाओं में बांट दिया। कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहली कक्षा ये होगी, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी कक्षा होगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरी कक्षा होगी, उसमें क्या होंगे? 18, तो तीसरी कक्षा में कितना होगा? 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कक्षा में अंतिम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। किसी भी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तभी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि परमाणु तत्व को किसी दूसरे तत्व परमाणु से संयोग करना है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो नील्स बोर ने परमाणु के चारों ओर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताया है, और रदरफोर्ड की कमियों को भी उन्होंने दूर किया है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में रहता है, उसकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। भिन्न भिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, यानी नीचे से पहली कक्षा से दूसरी या तीसरी चौथी कक्षा में वो जाता है, तो ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी वो जब इलेक्ट्रॉन 1 नंबर से दूसरे नंबर की कक्षा में जाए, चौथे नंबर की कक्षा में जाए, तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाए उच्च ऊर्जा स्तर, यानी 1 नंबर कक्षा से वो दूसरी चौथी किसी कक्षा में जाता है, तो ऊर्जा को लेता है, ग्रहण करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली में या दूसरी से पहली में या तीसरी से दूसरी में आए, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना। तो ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित
दोनों की मात्रा स्तरों में संबंध ऊर्जा के स्तरों द्वारा की जाती है। यही नील्स बोर ने ऊर्जा उत्सर्जन के लिए संबंध बताया था, जहां उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा को हम इस सूत्र के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से आप नील्स बोर के परमाणु मॉडल को जानेंगे। आगे हम प्रत्येक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के विषय में जानकारी करेंगे कि बहुत से परमाणु हैं, तत्व हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं। नील्स बोर के सिद्धांत के अनुसार सभी में परमाणु हैं, उनकी स्थिति को बताया जाएगा।